बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 1 क्या था वो आपको जानना चाहिए, जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाया था। फाइनल अकाउंट का सबसे पहला ही वीडियो जो कि उस प्लेलिस्ट में टॉप पर है मेरे चैनल के अंदर, वो एक ही वीडियो आपको डिटेल से सिखाता है कि जर्नल एंट्री होती कैसी है। और यूनिट 1 में आपको केवल जर्नल एंट्री ही सीखनी है, क्योंकि वही आपके एग्जाम में पूरे 15 नंबर के लिए आता है। तो साधारण सी पंजी प्रविष्टि, संयुक्त पंजी प्रविष्टि, मिश्रित पंजी प्रविष्टि, छूट वाली, बैंक वाली, जीएसटी वाली, सब कुछ उसमें डिटेल से बताया गया है। जो एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो वो बच्चा चाहे आर्ट्स का रहे, कॉमर्स का रहे, मैथ्स का रहे, साइंस का रहे, कहीं का भी रहे, उस एक वीडियो से उसको जनरल एंट्री की बेसिक थ्योरी पता चल जाएगी। उस वीडियो को 31,000 बच्चों ने देखा है, जो कि मेरे चैनल का सबसे हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो है। हज़ारों लाइक है और कई कमेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। आप जैसे बच्चों ने देखा है और अच्छे अच्छे कमेंट किया है, आप सभी को शुक्रिया। आज उसी तरह से मैं यूनिट 2 बताने वाला हूँ। यूनिट 1 और 2 पहले लगभग सेम थे, लेकिन 1 में उतना बदलाव नहीं हुआ जितना 2 में हो चुका है। हुआ क्या है, यूनिट 2 में जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट वो अभी भी वही है, पर जो यूनिट 3 का चैप्टर था उसको 2 में डाल दिया गया है। मूल्यह्रास अलग सीखना था, अंतिम खाते अलग सीखना था, अब आपको दोनों सीखना है। तो क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होते हैं अंतिम खाते, आज हम जानेंगे डिटेल से। तो फाइनल अकाउंट पर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, जहाँ पर आप फाइनल अकाउंट की बेसिक थ्योरी देख सकते हैं कि उसमें व्यापार खाते कैसे बनता है, लाभ हानि खाते कैसे बनता है, चिट्ठा कैसे बनता है, किन किन चीज़ों को डेबिट साइड लिखेंगे, किन किन चीज़ों को क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिटेल से वो थ्योरी का वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, फिर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को देखना। मूल्यह्रास में क्या होता है वो भी जान लेते हैं। मूल्यह्रास किसी भी संपत्ति के ऊपर आने वाली कमी को दर्शाता है। अब वह कमी प्रयोग करने से आती है, बिना प्रयोग किए भी आ जाती है, समय व्यतीत होने के कारण आती है। ये जो कमी आती है मूल्यों में, इसी कमी को जानना मूल्यह्रास कहलाता है। तो इसकी एक परिभाषा बनती है, किसी भी संपत्ति पर लगातार प्रयोग करने से या समय व्यतीत होने से धीरे 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 उसमें जो कमी आती है उसके मूल्य में, यही कमी मूल्यह्रास कहलाती है। हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि अगर हमने अभी कोई 50-60 हज़ार का एक अच्छा खासा फ़ोन लिया और हमने लगभग उसको 5 महीने चला लिए, अभी उसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अब मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा या उसी दुकान वाले के पास, तो वो 50,000 के फ़ोन को 50,000 में नहीं लेगा। वो कम से कम उस पर 25-30 हज़ार रुपये काट देगा और केवल 20,000 या 25,000 में मेरे फ़ोन को लेगा, आधे से भी कम रेट पे। अगर मैं उसके पास ना जाकर एक ऑफलाइन किसी व्यक्ति को देखूं, तो वो नया जो भी व्यक्ति होगा वो नया फ़ोन को खुद 50,000 में खरीद लेगा, लेकिन आपको एक फ़ोन को मात्र 10,000 कम आप 40 में भी देंगे तो वो नहीं खरीदेगा। तो हम ये देखते हैं, हम फ़ोन को उपयोग करें चाहे ना उपयोग करें, एक बार अगर वो अपने मेन ब्रांड से अलग हो गया, अपने स्टॉक से अलग हो गया, अपनी दुकान से अलग हो गया, गोदाम से अलग हो गया, तो बाज़ार में आने के बाद उसका रेट गिर जाता है ना। आपके हाथ में आ गया तो उसका रेट गिर जाता है। इसी गिरे हुए रेट को आप बोलते हैं मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास पे खाते कैसे बनेंगे, अंतिम खाते पर खाते कैसे बनेंगे, ये सब आप डिटेल से देख सकते हैं। अब इस बार जो बच्चे आ रहे हैं उनको यही नहीं पता कि कितने कितने चैप्टर से क्या क्या देखना है और कैसे ढूंढना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरफ। उन बच्चों के लिए जो एक एक वीडियो देख करके अकाउंट अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये भी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान देना। अपने अपने फ़ोन पे जाना सभी बच्चे, इस तरह से मेरे चैनल के अंदर आना। अब ये तो लोग बच्चों को नहीं पता रहता, इसलिए मैं बेसिक से बताता हूँ। OFT आपको लिखना है, क्या लिखना है, OFT। तो ये हम OFT लिखते हैं इस तरह से। OFT लिखने के बाद मेरा चैनल आपको टॉप में ऐसे दिखेगा, इसको ऐसे टच कीजिए। इसके बाद अब अंदर आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ये है प्लेलिस्ट का ऑप्शन। यहाँ पर मैंने बोला यूनिट 2 सीखना है तो आपको फाइनल अकाउंट में जाना है, और ये जहाँ पर मेरी उंगली है ये है फाइनल अकाउंट्स। देखिए लिखा है फाइनल अकाउंट चैप्टर 12, है ना। अब ये पहले के हिसाब से था तो 12 नंबर पे था, अभी ये शायद बदल चुका है, ये शायद 12 में हो, 13 या 14 हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे पहला वीडियो है जो आप लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद फिर ये डिटेल से लगभग 5 वीडियो है इस पर, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 5 वीडियो आप देखेंगे, इसमें उदाहरण भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में है, सॉरी बुक में है, उसको भी बनाना सीखेंगे। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद पूरी फाइनल अकाउंट का जो आपको वीडियो देखना है वो ये है। इस वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप अपने अकाउंट से जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं, सपोज़ आपको रोकड़ बही सीखना है तो आप ये रोकड़ बही वाले में जाएंगे, आपको पंजी प्रविष्टि सीखना है तो ये पहला और ये दूसरा पंजी प्रविष्टि में जाएंगे। इसी तरह से आप अपने एक एक चैप्टर्स में जा कर के देख सकते हैं। तो मैंने कहा आपको मूल्यह्रास देखना है, तो ये अंतिम खाते के लाइन से वीडियो है जो यूनिट 2 को दर्शाता है, और मूल्यह्रास आपका ये है।
तो ऐसे मूल्यह्रास के आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसको आपको जा कर के देखना है। पर आज मैं एक बेसिक से बताऊंगा ताकि बच्चों को दोनों पता चल जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, और फिर कैसे वीडियोस को देख करके समझना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, सारे बच्चे अपना नोट्स बनाइए क्योंकि मैंने आपके लिए कई क्वेश्चन सॉल्व करके या सॉल्व हुए क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। फाइनल अकाउंट में मैंने अधिकतर वही किया है, और इस बार मैं एक ही क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जिसके लिए आपको सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, परमानेंट ऑन, ताकि जब भी कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिले और आप देख करके उसका लुत्फ़ उठा पाएँ या सीख पाएँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसमें यूनिट 2 क्या क्या है। यूनिट 2 में लगभग 2 चैप्टर हैं। एक है आपका फाइनल अकाउंट और एक है आपका डिप्रिसिएशन। क्या है वो? डिप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। अंतिम खाते हिंदी में बता दिया जाए, अंतिम खाते प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास दो शब्दों का मेल से बना है, मूल्य धन ह्रास। मूल्य का मतलब पैसे से होता है, ह्रास का मतलब कमी होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। मूल्यह्रास सबसे पहला टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे उसका अर्थ समझ लें तो लिखना है मूल्यह्रास दो शब्दों के मेल से बना है। मूल्यह्रास दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। पहला तो मूल्य है, दूसरा है ह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास दो शब्दों के मेल से बना है, एक तो मूल्य है, दूसरा ह्रास है। ठीक है, तो मूल्य का अर्थ धन से होता है, अर्थ से होता है, पैसे से होता है, और ह्रास का मतलब कमी से होता है, उसको अवेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द आपको बुक में मिलेंगे। आपको जानना है इस पर कोई मशीन क्रय की जाती है जिसका एक मूल्य होता है, उस पर एक निश्चित दर से उस पर ह्रास भी निकाली जाती है, और कुछ सालों बाद उसकी अंतिम वैल्यू क्या होगी ये जानना अवशेष मूल्य कहलाता है। जैसे कि किसी मशीन को मैंने खरीदा और उसकी 5 साल की एक्सपायरी है, जैसे आप कोई भी बाइक या स्कूटी खरीदते हैं तो 5 साल की गारंटी कंपनी देती है, ये 5 साल तक वो सही चलेगी, उसके बाद उसके पुर्जे टूटे खराब हो ये वो दुनिया भर का वो उसके बाद हम गारंटी नहीं लेते। तो उसी तरह से किसी भी संपत्ति की कुछ गारंटी होती है, 5 साल 10 साल, उतने साल बाद वो कितने में बिकेगी उस अंतिम मूल्य को जानना अवशेष मूल्य कहलाता है। तो एक एक शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको किसी संपत्ति का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। ठीक है, चलो छोटा ही मात्रा लग जाता है मेरे से। क्रय मूल्य पता होना चाहिए। दूसरा अवशेष मूल्य पता होना चाहिए। इस अवशेष मूल्य को अवशिष्ट मूल्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मूल्य भी कहते हैं। इसमें आपको ह्रास की दर जानना है। क्या जानना है? ह्रास की दर 21% से दर लगाया जाता है, और कितने वर्षों का खाता बनाना है। ठीक है, कितने वर्षों का खाता बनाना है, ये कुछ मुख्य बातें आपको जाननी पड़ती है। अब ह्रास निकालने की दो पद्धति होती है। मैंने बोला कि इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से ह्रास निकालना है, पर दो पद्धति है ह्रास निकालने की, एक तो स्थायी और एक तो घटती। तो दो पद्धति से ह्रास निकाला जाता है, एक स्थायी किस पद्धति, दूसरा घटती किस पद्धति। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। स्थायी किस पद्धति में ह्रास की दर नहीं बदलती, दर वही रहती है। हर साल जब आप ह्रास निकालेंगे तो एक ही दर से निकालेंगे, ह्रास की दर नहीं, ह्रास की राशि नहीं बदलती, दर तो वही रहेगी दोनों में, और ह्रास की जो राशि निकालनी है, जैसे कि 10,000 का आपने 10% निकाला, ह्रास की दर 10% है, तो 10,000 का 10% 1,000 निकलेगा। अगले साल फिर से आप 1,000 लिखेंगे, फिर से 1,000 लिखेंगे, ऐसा करके जितने साल तक निकालना है उतने साल तक 1,000 लिखेंगे। पर घटते में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें हर साल जो शेष बचता है उस पर 10% निकालते हैं, या जो भी दर होगा उस दर से। तो मान लीजिए 10,000 का आपने पहले साल 10% निकाला तो 1,000 निकला। आप 10,000 में से 1,000 काट देंगे तो अब आपके पास शेष 9,000 बचा।
अब 9,000 का 10% निकालेंगे तो 900 निकलेगा, फिर 9,000 में 900 घटा देंगे तो आपका 8,100 बचेगा, फिर 8,100 में आप 810 घटा देंगे क्योंकि 8,100 का 10% 810 होता है, तो फिर से 7,290 कुछ आएगा। तो आप ये देखते जाएंगे धीरे 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 उसके मूल्य में कमी आते जा रहा है। पहले 1,000 ह्रास था, फिर 900 हुआ, फिर 810 हुआ। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ह्रास में कमी आ रही है। तो जिसमें ह्रास हर साल अलग अलग रहे या घटते जाए, वैसे ह्रास को आप घटती किस पद्धति बोलते हैं, जहाँ ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान हो, उसको आप विस्तार किस पद्धति कहते हैं। कानूनन रूप से घटते किस पद्धति को मान्यता प्राप्त है, पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका नहीं। ये कुछ चीज़ें आपको उसमें याद रखनी है और डिटेल से पूरी थ्योरी पढ़नी है, क्या अंतर है, ठीक है। एग्जाम में थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, और जो सरल हो, जो जल्दी बन जाए, उसको आपको बनाना चाहिए। स्मार्ट चॉइस ये है। स्मार्ट चॉइस ये नहीं है कि आपको पूरा प्रैक्टिकल आता है तो आप उसमें भिड़े हैं प्रैक्टिकल बनाने के लिए। अगर समय लग रहा है प्रैक्टिकल बनाने में किसी चैप्टर्स के, और वहाँ पर उसके अथवा में ऐसी सिंपल सी थ्योरी आई है जो आपको बड़े आसानी से पता है और आप जल्दी से लिख करके अपना समय बचा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय को बचाना, समय की बचत करना। ये नहीं कि बस भरते रहो, कॉपी भरते रहो, भले एक क्वेश्चन 2 घंटे में बने, ये स्मार्ट वर्क नहीं होता। तो इस बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ह्रास कैसे निकलेगा। तो ह्रास निकालने के लिए सूत्र क्या, जो भी संपत्ति आप खरीदेंगे उस संपत्ति का आपको क्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, क्रय मूल्य। उसके बाद उसको स्थापना करने में जो भी व्यय हुआ, स्थापना व्यय, उसको उसमें जोड़ देना है। उसके बाद उसमें उसका अवशेष मूल्य घटा देना है। क्या घटा देना है, अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य को ही हम अवशिष्ट मूल्य कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, जीवन काल से भाग देना है। इससे जीवन काल से। ये रहा सबसे बेसिक सा सूत्र, जिसमें दर नहीं दिया जाता। आपको बताएगा कितने में संपत्ति खरीदी, कितनी स्थापना की, उसका अवशेष मूल्य क्या है, उसका जीवन काल क्या है। और कुछ जगह जब दर दी जाती है तो दर देने वाले प्रश्नों में आप लिखेंगे संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय, ब्रैकेट के बाहर माइनस अवशिष्ट मूल्य, ठीक। और इसके बाद जो आने वाला है उसमें जीवन काल ना देके दर देता है, तो दर बटे आप 100 करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्थापना में नहीं दिया, कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं दिया, तो आपका सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट संपत्ति का लागत मूल्य गुणी दर बटे 100, और जो भी अमाउंट आएगा कट के वो आपकी ह्रास की राशि होगी। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको आप देख लो, ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। और इसी फार्मूले की सहायता से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो इनको ध्यान से देखना और नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नीचे में देता हूँ जिसका ह्रास हम ऊपर निकालेंगे। तो मान लेते हैं किसी संपत्ति को एक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2010 को 98,000 रुपए में एक यंत्र क्रय किया, जिसकी स्थापना में कितना रुपये व्यय हुआ, मान लेते हैं 6,000 रुपये का व्यय हुआ। यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास ज्ञात कीजिए। किसी यंत्र का क्रय मूल्य 98,000 है, जिसके स्थापना पे 6,000 रुपये का व्यय हुआ। यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास निकालना जाता है, तो वार्षिक ह्रास की राशि ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में केवल स्थापना व्यय दिया है और संपत्ति की लागत दी है, सीधा दर दे दिया है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अवशिष्ट मूल्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये दोनों जुड़ेगा, दर से आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें अवशिष्ट मूल्य मैं दे दूँ तो आगे क्या होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं।
तब तक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, डस्टर लेके आते हैं। चलिए, तो डस्टर आ चुका है, खतरनाक वाला डस्टर। अच्छा, जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड करते हैं उनको पता रहेगा हमारा डस्टर कैसा है, होममेड डस्टर ये है ये। अब इसको मिटाते हैं। आई होप नए बच्चे जो देख रहे हैं उनको ये सब पता नहीं है, लेकिन इससे सीखना है कि ये बनता कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। और जिन बच्चों को पता है वो थोड़ा अपडेट कर लो कि ये कैसे बनता है और आगे कैसे बनेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हल करके सबसे पहले लिखना है दिया है। इससे क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को जो प्रश्न में दिया फटाक से हम लिख लेते हैं, तो बार बार आपको प्रश्न पत्र नहीं देखना पड़ता। दिया है संपत्ति का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ये बोल सकते हैं, जो कि है 98,000। तो ये हमने लिख लिया 98,000 रुपए। अब हम लिखेंगे स्थापना व्यय। तो स्थापना व्यय 6,000, तो ये हमने लिख लिया स्थापना व्यय 6,000। इस पर 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाना है। तो ह्रास की जो दर है वो है 10% वार्षिक। बस इन शब्दों को ध्यान में रखना है और ह्रास निकालना है। तो वार्षिक ह्रास बराबर चाक उड़ के शायद आंख मुंह में चला जाता है। चलो देखो, अब लिखना है उस सूत्र को जो हमने अभी मिटा दिया। संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय गुणित दर बटे 100। ठीक, सूत्र खुद से क्रिएट करो, जो दिया है उसके हिसाब से। स्थापना व्यय दिया है और क्रय मूल्य तो हमने वही लिख लिया। अब 98,000 का इसका लागत है, 6,000 रुपये का इस पे व्यय हुआ है स्थापित करने में। तो कुल मिलाकर के ये कितने हो जाएंगे वो लिखेंगे। ह्रास की दर 10% वार्षिक है तो 10/100 लिखेंगे। इसके बाद याद रखना 98,000 में से हम 6,000 रुपये घटाएंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद परसेंट निकालेंगे। तो 98 और 6 जुड़ेगा तो 1,04,000 होगा। कितना होगा? 1,04,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,04,000 रुपये। अब इसका 10% निकालना है तो बिना काटे देखो 10% कैसे निकलेगा। जिस भी संख्या का 10% निकालना हो उसके लास्ट वाले जीरो को हटा दो, और अगर जीरो नहीं है तो जो भी लास्ट की संख्या होगी उसके एक अंक पहले आप दशमलव लगा दो। सपोज अगर मुझे 7,000 का 10% जानना है, कितना परसेंट? 10%। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में जीरो है तो उस जीरो को काट दूंगा। तो 7,000 का एक जीरो कटा मतलब वो 700 है। कितना है? 700। अब मान लेते हैं वो लास्ट में जीरो ही ना हो, ऐसी कोई संख्या हो जिसका 10% कोई पूछे, तो इसका 10% क्या होगा? सिंपल सा आंसर, लास्ट की संख्या इकाई की संख्या से पहले दशमलव लगा दो, तो ये 987.8 जो है वो उसका 10% है बात समझ में? तो वैसे ही इसका बस एक जीरो काट दो और बाकी जो बचा उसी को लिख दो। कितना बचा? 10,400। तो ये आपका वार्षिक ह्रास है 10,400, ये आपका आंसर। ठीक, तो बिना कोई कटिंग के हमने अपना उत्तर निकाल लिया। इसी तरह से आपको वार्षिक ह्रास निकालना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे सीखना है हमें। अगर अवशिष्ट मूल्य दिया हो तो क्या करेंगे? अगर अवशिष्ट मूल्य दिया तो मान लेते हैं इस संपत्ति को 98,000 रुपये में खरीदा, 6,000 रुपये की स्थापना में हुआ और इस पर 10% दर से ह्रास लगाना है और इसका अवशिष्ट मूल्य 25,000 रुपये है। इसका अवशिष्ट मूल्य कितना है? 25,000 रुपये। तो देखो अब क्या होने वाला है। ठीक, देखो वही सूत्र फिर से लिखेंगे, बस अब इसमें वो जो लास्ट वाला लिखाया था वो जुड़ जाएगा कि संपत्ति की लागत तो आप लिखेंगे नो डाउट, उसमें स्थापना व्यय भी जोड़ेंगे नो डाउट,
पर उसमें अवशेष मूल्य घटेगा। क्या होगा? अवशेष मूल्य घटेगा। और ये बड़ा सूत्र इस तरह से होगा और उसको फिर गुणित दर बटे 100 करके बनाएंगे। तो वैसा भी बना लेते हैं और जीवन काल के भी साथ बना के देखेंगे। तो ये दर बटे आपको 100 लिखना है। अब संपत्ति को आपने खरीदा था 98,000 में, जिस पर आपने 6,000 का व्यय किया था और उसमें से घटाने हैं आपको 4,000 रुपये। और फिर आपको उसमें जो दर लगाना है वो है 10%, तो 10 बटे 100। अब आगे क्या होने वाला है देखो, मिटाते हैं और बताते हैं। बस निगाहें इधर हो तो सब कुछ सीखोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखोगे। पेन कॉपी निकाल के बैठो और पूरा फोकस इधर रखो, ठीक है? नोट करते जाओ क्योंकि हर जगह फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, तो देखते जाओ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही होगा 1,04,000, लेकिन उसमें से 4,000 घटाना है तो पहले वो माइनस करेंगे। रूल याद रखना, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट भी ब्रैकेट है तो उसके अंदर का पहले सॉल्व होगा। तो पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बाहर की संख्या। तो अब ये घटने वाला है और उसके बाद फिर ये जो दर वर है ना उसकी बारी आएगी। ये दोनों कटेगा तो ये 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1,00,000। 1,00,000 का 10%, एक जीरो हटा दो तो ये 10,000 होता है। तो आपका दूसरे कंडीशन में जो ह्रास निकला वो 10,000 निकला। कितना निकला? 10,000। अब मान लेते हैं मैंने इस दर की जगह अगर मैं इसका जीवन काल देता, क्या देता? जीवन काल 10 वर्ष कि मान लेते हैं 98,000 की मशीन है, 10 साल चलेगी, नहीं तो किसी में 5 वर्ष चलती है। इन दोनों में से एक ही आपको जीवन काल दिया जाएगा। तो हमें क्या करना होता? प्रोसेस पूरा यही रहता, स्थापना व्यय को जोड़ते क्रय मूल्य में, फिर अवशिष्ट मूल्य को घटाते, अब जाकर के आपको जीवन काल से भाग देना होता। तो उसका सूत्र हो जाता संपत्ति की लागत प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशेष मूल्य पूरे के बटे जीवन काल। ठीक है, याद रखो। अब वही 98,000 रहेगा। स्थापना व्यय, अच्छा अवशेष मूल्य कितना? मैंने 25,000 दिया और मैं 4,000 को घटा दिया। अभी इस पे बच्चे कमेंट कर भी दिए होंगे। ओके, 25 माइनस होगा तो वहाँ पर 25 माइनस करना है, वो हो गया, चलो छोड़ो उसको, बन गया। इसमें अब मैं कटाता हूँ, ध्यान देना। तो स्थापना व्यय 6,000 रुपये, उतना ही दिया ना 6,000 रुपये, तो वो प्लस होगा और माइनस होगा 25,000 क्योंकि अवशेष मूल्य दिया है 25,000। ठीक है, ये इसको मैंने शायद 4,000 मेरे मन में था लेकिन लिखा मैं 25 हूँ तो मैंने 4 का 4 ही लिख के बना दिया। ठीक है, याद रखना, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। अब जीवन काल मान लेते हैं 10 वर्ष लेके चलते हैं, तो आगे कैसे बनेगा देखो ध्यान से। बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, इसकी सभा यहीं पर समाप्त कर देंगे। सूत्र कहाँ लिखा? ऊपर है ना। मिटाना कहाँ से? देखो अभी मैं तुरंत भूल गया था। तो देखो देवियों सज्जनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 1,04,000। इसमें से 25,000 रुपये हम उड़ा देंगे और देखते हैं कि उड़ करके क्या आया हमारे पास। तो 1,00,000 में 25,000 जाएगा तो 75,000 बचेगा, उस 75 में 4,000 और जोड़ दो तो 79 हो जाता है। वो एक कम 80,000 रुपये। 10 से भाग देना है, मतलब एक जीरो को हटा देना है। तो बस 9 के साथ 3 जीरो नहीं, अब 2 ही जीरो रहेंगे, एक मजनू गायब हो गया। ठीक है, सीखिए, समझ में आया? तो ऐसे बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट, नो 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 डाउट। डाउट है तो कमेंट कर दो। वैसे अब तक तो कर दिए होगे। अरे सर 4,000 कहाँ से आया? तो मैंने बताया ना, वो मेरे दिमाग से आया। मन कुछ और सोच रहा है, हाथें कुछ और लिख रही हैं, ये तो कुछ कहानी हो गया। चलो अब खाते वाते कैसे बनाते हैं देख लो। खाते कैसे बनाते हैं देख लो। तो
स्थायी किस पद्धति अनुसार या घटती किस पद्धति अनुसार, ये हेडिंग में लिखना। उसके बाद आपको वार्षिक ह्रास खाता बनाना है। क्या बनाना है? वार्षिक ह्रास खाता किसके अनुसार? घटती या स्थायी, है ना। तो वो चीज़ें स्पष्ट रूप से पता होना जरूरी है। ये आपका कॉलम होता है दिनांक का, ठीक। तो पहला कॉलम होता है दिनांक का। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेट। डेट में जाना नहीं, डेट लिखना है, ठीक है। दिनांक के बाद होता है विवरण। तो ये है विवरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलर। फिर आपका छोटा सा खाता पृष्ठ, जो कि नहीं होगा तब भी चलेगा, और इसके बाद आपकी राशि आती है, ठीक है। वैसे हमारे क्लास में भी एक राशि है, और ये है आपका खाता पृष्ठ। अब देखो यहाँ पर छोटा सा एक दिनांक, छोटा सा क्यों, उतना बड़ा क्यों नहीं? अभी जगह की कमी है बाबू, इसलिए बस इतना ही लिख रहे हैं, वरना चलो अब इधर अंग्रेजी में छाप देते हैं ताकि अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सीखे कि वो क्या लिखा है। तो पहला डेट लिखाया है, दूसरा पर्टिकुलर लिखाया है, ठीक। पर्टिकुलर लिखना सीख गए तो अगला एलएफ लिखाया है। एलएफ को मतलब क्या लिखा होगा, क्या होगा देखो बुक में लिखा हो। तीसरा होगा आपका अमाउंट, ठीक। वार्षिक ह्रास को एनुअल डिप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन कुछ यूँ है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 40,000 का यंत्र खरीदा। कितने का? 40,000 का, जिस पर स्थायी किस्त पद्धति अनुसार 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाया जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कितने साल का बनाते हैं बस उसको ढूंढेंगे। तो मान लिया बोला जाता है इस प्रश्न में 3 वर्ष का खाता तैयार कीजिए। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अब इस यंत्र को कब खरीदा? 1 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर लिख देना 2020 1 अप्रैल। हम लोग भैया कोई फ़ोन कर दिया हमको, हम अपने क्लास के टाइम में तो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए इस बबुआ को हम काट देंगे, ठीक। हाँ तो अरे कौन सी लाइट बुझ गई भाई? चलो चालू हो जाओ भाई, तुम लोग नाराज मत हो। एक मिनट बच्चों रुकना, ये लाइट को पता नहीं क्या हुआ है, ये मौसम का जादू है, ठीक। जादू हो गया, ठीक। चलो सबसे पहले लिखना है, क्योंकि पैसे से खरीदते हैं या बैंक से चेक से खरीदते हैं, तो पैसे से खरीदा ये मान लो, तो रोकड़ खाता से। कितने का खरीदा है? 40,000 का। तो राशि वाले कॉलम में लिख देना 40,000 रुपये। रोकड़ खाता से 40,000 रुपये। तो जितने का यंत्र खरीदेगा, जिस तारीख को खरीदेगा, उस तारीख को लिखने के बाद, उस डेट को मेंशन करने के बाद रोकड़ खाते से लिखना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है टू कैश अकाउंट। क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। जब मैं बैंक बोलूँगा तो टू बैंक अकाउंट्स लिख देना, ठीक है। जितने का खरीदा उसको अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो। अब इसी तरह वही तारीख लिखो 2020। अगर 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं तो 31 मार्च को ह्रास लगाएगा, डिप्रिसिएशन निकालेगा, तो 31 मार्च लिख लेना। और लिख लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ह्रास खाता को बाय डिप्रिसिएशन। क्या लिखना है आप लोग को? इंग्लिश मीडियम वालों को बाय डिप्रिसिएशन। 40,000 का 10% कितना होगा, बस इतना बताओ। तो 40,000 का 10% 4,000 होगा। एक जीरो को हटा दो, मैंने बोला था इस तरह से। तो 4,000 दिख रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा जूम करके, 4,000 रुपये दिख जाएगा। ये लिख दिया मैंने 4,000 रुपये। 40,000 में 4,000 रुपये उड़ा दो, खर्च कर दो, तो आपके पास कितना बचा? 36,000 रुपये बचा। फिर उसको खर्च करेंगे, तो अब लिखेंगे शेष ले गए। क्या लिखेंगे? शेष ले गए।
40,000 में से 4,000 रुपये आपने ह्रास निकाल दिया, तो जितना बचा उसको लिखना है कि अब उसका मूल्य हो गया 36,000 रुपये। कितना हो गया? 36,000 रुपये। और बस उसके बाद ऐसे एक लाइन खींच के, ऐसे डबल लाइन खींच के बता दो कि दोनों मिला के हो रहे हैं 40,000। कितने हो रहे हैं? 40,000। और बस यहाँ भी ऐसे डबल लाइन खींच के बता दो कि इनका मूल्य है 40,000। लेकिन अब वो 40 नहीं रहेगा। अब अगले साल आओगे 2021 में रोते रोते और बताओगे कि लिया था मैं 40,000 का, लेकिन ठीक है एक साल बाद उसका मूल्य घट गया। तो 1 अप्रैल 2021 को कितना हो गया? तो अब रोकड़ से मत बोलना, अब बार बार उसको नहीं खरीद रहे हो, आप उसको बस अगले साल लाओगे। तो शेष लाया गया 36,000 रुपये लिखना। ठीक, अब यहाँ पर बताओ कि वो घट करके 40 से 36 हो गया। अब चूंकि स्थायी केस पद्धति है, जब भी स्थायी बोले तो एक बार जो ह्रास निकाले उसको हर साल लिखना है। तो बस अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, सन बस बदलेगा 2021 31 मार्च, और आपको लिखना है ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन। ठीक है, इसको बाय बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पर टू बैलेंस कह देना, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी करके, और यहाँ पर ह्रास खाते को इतना बोल करके आपको 4,000 रुपये को फिर से लिख देना है, और फिर से आपको निकालना है शेष लेकर। क्या निकालना है? शेष लेकर। मैंने बोला कॉपी पेस्ट होते जाएगा, बस वही 4,000। अब इसमें कटेगा 36,000 में, तो 36,000 में से 4,000 रुपये फिर से उड़ा दो, 32,000 बचेगा, उसको ला के यहाँ लिख दो कि 32,000 रुपये बचे। अब इन दोनों को प्लस कर दो फिर से, जैसे मैंने किया था। तो ये हो जाएगा आपका फिर से 4 और 2 6 36,000 रुपये। फिर से इसी लाइन पर उसको एकदम सीधे सीधे स्केल रख करके ऐसे लाइन खींचना और बताना कि ये भी हो रहा है 36,000 रुपये। अगले साल उसको फिर लेकर जाओ, जो शेष बचा है 32,000 रुपये। फिर लिखो 2022 में हमारा संपत्ति तो और घट गया, जो 40 का था वो पहले 36 हुआ, अब वो 32 हो गया। तो शेष लाया गया किस तारीख को? 1 अप्रैल को। 32,000 रुपये। यहाँ फिर से लिखो कि उसी 2022 को 31 मार्च को इस पर हमने फिर से ह्रास निकाला। वैसे काम कब तक करना है? 3 वर्षों तक। आपको बोला है 3 वर्ष का खाता बनाइए, तो पहला वर्ष को बन गया 2020 का, फिर 21 को बन गया, 23-22 को बन रहा है, 3 साल खत्म हो जाएगा। ह्रास खाते को बोल के फिर से वही 4,000 को ही लिखना है। 32 में 4 फिर से उड़ा दो, तो 32,000 में 4,000 रुपये घट गया, तो आएगा 28,000 रुपये। तो आपको यहाँ लिखना है 28,000 रुपये। यहाँ पर लिखना है ह्रास खाते को। ठीक, नजर आती दुर्घटना घटी, गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती होती है तो सुधार लेना। और जिन बच्चों को कमेंट आता है ना सर ये कैसे आया वो कैसे आया, गलती हुआ रहता है इसलिए आ रहता है। ठीक है, 1 2 3 8 4 12 हासिल 1 और ये 3 32 हुआ। 32 है तो 32 आएगा, यहाँ पर भी 32। और कोई 32 की मत खाना, ठीक है। हमारे ट्यूशन में 1-2 बच्चे खाते हैं, क्या बोले। अब 2023 में क्या करना है? 1 अप्रैल लिख करके बस शेष को दिखा देना होता है कि कितना आपके पास शेष बचा हुआ है। ठीक है, अगले साल के लिए तो वो बचा है 28,000 का। बस इतना लिख करके ऐसे लाइन खींच के इसको बंद कर देना। तो इस तरह से बनता है आपका ह्रास खाता। ठीक है, मशीन खाता, मशीन पर ह्रास खाते। तो ये हुआ 3 साल का। ऐसे ही आपको 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का बनाना है। अब उदाहरण के क्वेश्चन आपको बना बना करके देखना है, या मैं अपने मन से क्वेश्चन दूं जैसे मैंने दिया था वैसे ही। ठीक, तो सुनो क्वेश्चन ध्यान से नोट करना। अब तो पेन कॉपी निकाल के बैठो, चलो सुनो। आपने खरीदा 1 जनवरी को, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2010 को 60,000 रुपये का मशीन। कितने का खरीदा? 60,000 का। 1 जनवरी 2010 को आपने 60,000 का यंत्र खरीदा, जिस पर स्थायी किस्त पद्धति अनुसार 10% वार्षिक दर से ह्रास निकालना है, और 5 वर्षों का यंत्र खाता तैयार करना है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ये आपका पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क अब ध्यान से सुनो। आपने 1 अप्रैल 2015 को, अब ध्यान रखना पहले वाले प्रश्न में जनवरी कहाँ हो तो उसका एंड दिसंबर में होगा। अब सुनो ध्यान से, 1 अप्रैल 2015 को आपने 80,000 का यंत्र खरीदा, जिस पर 10% आपको स्थायी किस्त पद्धति अनुसार ह्रास लगाना है, लेकिन जस्ट 2016 में 1 अक्टूबर को आपने 20,000 का एक और यंत्र खरीद लिया।
जिस पर वही 10% की दर से ह्रास लगेगी। अब आपको 2015 से लेकर के 2018 तक का यंत्र खाता तैयार करना है। कैसे बनेगा उदाहरण देकर आप सीख सकते हैं, लेकिन इस होमवर्क को करिए और इंस्टाग्राम में मुझे अपना फ़ोटो भेजिए और बना करके भेजा करो, तभी तो मज़ा आएगा कि बच्चे हाँ सच में पढ़ते हैं और सीखते हैं और होमवर्क करते हैं। कुछ बच्चे वाकई में मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़े हुए अपने क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। ठीक है, अब उनका नाम एक एक तो नहीं बताऊँगा वरना वो लोग फेमस हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक 8,000 लाइक तो कर दो किसी वीडियो में, एक महीने में होता ही नहीं, कर दो भाई कर दो। ठीक है, बाय बाय।